हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट्स पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग FEEE के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। पहला जो लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम लोग ने जितने भी बातें किए हैं वो सभी बातें किए हैं सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट को हम लोग सीखने जा रहे हैं, अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो सब्जेक्ट को पहचानना तो पड़ेगा। तो पहचानने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे बातें वहाँ पे किए हैं। एंड अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए। सारे लेक्चर्स एक के बाद एक बारीकी से देखेंगे तो सारे कंसेप्ट ईजिली समझ में आएगा। इसकी बिल्कुल मत करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है ना। अगर सीखना चाहते हो तो बेहतर तरीके से सीखिए, बिल्कुल गैप मार के मत सीखिएगा, ठीक है। अगर बीच में बंक हो जाता है, गैप हो जाता है तो फ्लो जो है सीखने का वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करना है, एक के बाद एक बारीकी से देखना है। चलो तो बातें बिल्कुल ज़्यादा नहीं करते हैं, क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के असली टॉपिक्स को, ठीक है। असली टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग बहुत सारे बेसिक टर्म्स को सीखने वाले हैं, छोटे छोटे टर्म्स लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि पूरे लाइफ में इस सब्जेक्ट से जुड़े जो भी है इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, पूरे लाइफ में काम पे आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है एक्चुअली एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसके एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका एक अपना प्रॉपर्टी है अंतर्निहित, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसी बात को पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic TRI होगा, TRI होगा, INTRISIV, intrinsic property of atomic particles like प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, ठीक है। तो जो एटॉमिक पार्टिकल है जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। अब चार्ज को हम लोग एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो देखा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। तो सेंटर में मतलब न्यूक्लियस में रहता है क्या, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि मेनली एटॉम के मास को निर्धारित करता है, ठीक है। एंड इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है क्या, इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में। जो पहला ऑर्बिट है भैया, पहला ऑर्बिट में कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रह सकता है, ठीक है, 8। फिर उसके नेक्स्ट में यहाँ पे भी मैक्सिमम 8 रह सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कितना है, मान लेते 6 है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया भाई, 2 8 10 10 6 16 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। मतलब इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है एंड 16 प्रोटॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रल कंडीशन की बात कर रहा हूं कि एक एटम में जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। अब हर एक प्रोटॉन के पास चार्ज है, ठीक है, हर एक प्रोटॉन के पास अपना एक प्रॉपर्टी है, अपना एक एनर्जी है। प्रोटॉन के पास भी है, इलेक्ट्रॉन के पास भी है, दोनों के पास है। एंड देखने वाली चीज़ ये है कि प्रोटॉन का जो चार्ज है या फिर प्रोटॉन का जो अपना एनर्जी है, अंतर्निहित एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रॉन का, दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है। सिर्फ इसका जो क्या है, मैग्नीट्यूड बोले तो नेचर, इसका नेचर ऑपोजिट है, एक प्लस तो एक माइनस, ठीक है।
ओके, सो अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे दोनों इक्वल है, मतलब ये तो हो गया नेगेटिव भाई, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, ओके, दिस इज पॉजिटिव। तो इस एटम से हम लोग कौन से चीज़ को चेंज कर सकते हैं बोलो? हम लोग न्यूक्लियस में प्रोटॉन को चेंज कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन को हटा सकते? नहीं हटा सकते। तो क्या हम लोग हटा सकते हैं बोलो? क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे? हम लोग चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। हम लोग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग ऐड, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो लेट सपोज हम लोगों ने जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल फेंकी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोगों ने निकाल फेंकी। तो अब बन गया क्या हमारा? पहला ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था भैया? 1 2 3 4 5 6, तो 2 निकाल फेंकी तो यहाँ पे होगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स है एंड 16 प्रोटॉन है। ओके, प्रोटॉन के पास क्या था? पॉजिटिव, इसके पास क्या था? नेगेटिव, ठीक है। तो 16 ज़्यादा है या फिर 14 ज़्यादा है बोलो? 16 ज़्यादा है। अब इस पूरे एटम में कौन सा एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा हो गया बोलो? यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? कैसे निकालेंगे कितना ज़्यादा है? जितना इलेक्ट्रॉन कम हो गया है उतना ही पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो सेम वैल्यू का होता है, सेम मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसका नेचर ऑपोजिट होता है। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी होगा, ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी होगा, अभी मैं चार्ज को एनर्जी की बात में बता रहा हूँ, चार्ज को जो है एनर्जी के साथ यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दिया, ठीक है। चलो, चार्ज को ही मैं यहाँ पे एनर्जी कह रहा हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा भैया? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी रहेगा, लेकिन वो होगा क्या? पॉजिटिव में, क्योंकि क्या है? 2 प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव ज़्यादा है ना भैया, यहाँ पे प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? दैट इज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव हियर, ठीक है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन के जगह पे मैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता तो यहाँ पे चार्ज क्या होता? यहाँ पे एनर्जी कितना होता? 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो जाता, मतलब 4 नेगेटिव एनर्जी जो है कम हो गया है, 4 पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा हो गया है। ओके, तो इसका एनर्जी कितना रहता? पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस चीज़ों को हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, ये चीज़ों को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 2 3 4, मतलब ये हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप मेरे को ये बताओ कि 18 ज़्यादा है या फिर 16 ज़्यादा है? डेफिनेटली 18 ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मतलब नेगेटिव ज़्यादा है। सो हेयर इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन पॉजिटिव, दैट मीन नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? ठीक है, कितना ज़्यादा है बोलो? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ओके, एंड माइनस हो गया, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है तो माइनस हो गया ना, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ एनालाइज करने के बाद हम लोग चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन के सहारे भी क्या कर सकते हैं? इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी और एडिशन के सहारे भी इसको लिख सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसी से हम लोग चार्ज को जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या फिर टोटल डेफिशिएंसी और एडिशन
टोटल डिफिशियंसी और एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन एक्सेस electrons in an atom. Electrons in an atom is called charge. ठीक है, इज कॉल्ड चार्ज. ओके, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के सहारे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है, कितना ऊर्जा है. ठीक है, कितना ऊर्जा है. सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग each इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट या फिर contains minus 1.602 into 10 power minus 19 कूलम्ब ऑफ चार्ज. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इतना चार्ज रखता है अपने पास. ठीक है, इतना चार्ज जो है रखता है अपने पास. अब किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब इतना चार्ज जो है, इतना ऊर्जा जो है वो कम हो गया. ठीक है, अब अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, मतलब इतना चार्ज जो है ज़्यादा हो गया. ओके, एंड देखा गया है कि जो चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ द वैल्यू. ठीक है, ओके, चार्ज का सबसे मिनिमम अगर वैल्यू की बात करें तो वो ये वैल्यू है, इसीलिए इसको कहा जाता है 1 यूनिट चार्ज. एंड इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्टैंडर्ड मान के आगे जो है कैलकुलेशन कर पाते हैं. ठीक है ना, बात समझ में आया कुछ? हमारे साइंस में इस चार्ज को सबसे लीस्ट चार्ज कहते हैं, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज. ठीक है, इसलिए इसको 1 यूनिट भी कहा जाता है. ठीक है, इसको 1 यूनिट चार्ज भी कहा जा सकता है. ठीक है ना, चलो, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन. अब देखो, अब क्या है, और भी बातें करते हैं हम लोग एक एक करके. अगर चार्ज को लेके बात करें ना, तो चार्ज से लेके और भी छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं एक बार. अब देखो, कोई भी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है तो वो उसमें बन जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बन जाता है उसमें. ठीक है, इफ़ यहाँ पे लिखेंगे एक रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1, इफ़ एन एटम गेन्स मतलब गेन करना, मतलब लेना. इफ एन एटम गेन्स electrons, its charge become नेगेटिव. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वो नेगेटिव बन जाएगा. एंड इज कॉल्ड एन आयन. ठीक है, इज कॉल्ड एन आयन. ठीक है, अगर कोई एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है, एंड उसको हम लोग क्या कहते हैं, एन आयन कहते हैं. ठीक है, चलो, अब दूसरा बात क्या है, इफ एन एटम loses electrons, it become its charge become positive, hence is called कैट आयन. ठीक है, अब ये इसको एन आयन एक कैपिटल लिखो, ये दिस आर द. ठीक है, अगर किसी एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके चार्ज नेगेटिव है, उसको हम लोग एनायन कहते हैं. अगर किसी एटम के पास
इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है, तो वो उसका चार्ज क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, एंड उसको हम लोग कहते हैं कैटायन। बस आपको याद रहना चाहिए एनायन क्या है, कैटायन क्या है, हो गया ना। ओके, एंड नॉर्मल स्टेट में कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल स्टेट में रहता है, उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों सेम रहता है, ठीक है। ओके चलो, सो अब हम लोग बात करेंगे क्या, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज का यूनिट क्या है, हम लोग चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, हाउ द चार्ज इज मेजर्ड, ठीक है, हाउ द चार्ज इज मेजर्ड बाय व्हिच यूनिट, कौन से यूनिट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द हेडिंग, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। सो एसआई सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या है, चार्ज का जो यूनिट है वो है इज कूलम्ब, ठीक है। अब ये कूलम्ब जिसको हम लोग कैपिटल C से लिखते हैं, C फॉर कूलम्ब, ठीक है, C फॉर कूलम्ब। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, ठीक है। एंड 1 कूलम्ब चार्ज is equal to 1 कूलम्ब चार्ज इज इक्वल टू, कितना चार्ज के साथ ये इक्वल होता है, चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टू चार्ज ऑफ टू द, यहाँ पे अच्छी तरह से लिखते हैं, टू द टोटल चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतना चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, सिंपली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 कूलम्ब। इतने सारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको अगर हम लोग ऐड करेंगे एक साथ, तो जितना चार्ज निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, 1 कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब। कूलम्ब को हम लोग और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फिलहाल उस तरीके से डिफाइन करने के लिए हमें और भी टर्म्स को समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग ठीक तरह से समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हम लोग आगे जाके सीखेंगे। मतलब जो दूसरा डेफिनेशन है उसको हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। जब वो दूसरे टर्म्स हम लोग सीख जाएंगे तब उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल जितना जानते हैं उसी के आधार पे चलते हैं हम लोग। तो 1 कूलम्ब चार्ज कितना हो गया भाई, 1 कूलम्ब चार्ज इज द चार्ज ऑफ 6.25 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के समान होता है 1 कूलम्ब चार्ज, ओके, ठीक है। सो नाउ चार्ज इज इक्वल टू क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू क्या होगा, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो निकालो फटाफट से, चार्ज क्या होगा 1 कूलम्ब, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 6.25 इंटू 10⁻18 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है -1.6। अच्छा, माइनस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग नेचर नहीं निकाल रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। 1.602 इंटू 10⁻19 क्या होगा, कूलम्ब। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा 1 कूलम्ब, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या आ गया, 1 कूलम्ब आ गया, ओके। मतलब चार्ज क्या आया, इधर चार्ज ही लिखो अच्छा रहेगा, इधर होगा चार्ज। तो देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना निकला, 1 कूलम्ब निकला, ठीक है, वो कितना निकला, 1 कूलम्ब निकला, ओके।
चलो, तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चला कि हम लोग चार्ज को कैसे निकाल सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज। चार्ज को बेसिकली क्यू से डिनोट किया जाता है। चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यू से बताते हैं। क्यू इज़ द चार्ज, कैपिटल क्यू, नॉट द स्मॉल क्यू, ठीक है। कैपिटल क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एंड ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चार्ज का जो है क्या, चार्ज का जो है फॉर्मूला हमें मिल गया है, जहाँ पे Q क्या है, Q इज इक्वल टू चार्ज, व्हेयर यहाँ पे लिखेंगे व्हेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। बस दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज, ओके, ऑल अबाउट चार्ज। चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर किसी एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैटायन कहते हैं। अगर किसी एटम में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। N बोले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है भाई, कूलम है। 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज। बस इतनी सारी बातें तो आपको याद रखना है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। अगर नाम नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए, EMF का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसका काम क्या है, आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन राइट नाउ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। So now we are going to discuss इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इसको EMF हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, EMF। तो ये EMF होता क्या है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होता है भाई। कंडक्टर के अंदर, किसी भी मेटल कंडक्टर के अंदर किसी भी मेटल का तार ले लो जिसके अंदर से करंट जो है जा सकता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जा सकता है, तो वो कैसे जाता है, कैसे जाता है बोलो। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने इसको, कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ता है। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है क्या। इलेक्ट्रॉन जो है, माना कि वो फ्री है, वो यहाँ पे फ्री है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही क्यों दूसरे दिशा पे जाएगा, कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। तो वही जो रीज़न है वो क्या है, EMF, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, धकेलता है जिसको, ओके। जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए उसको धक्का देता है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको एक डायरेक्शन पे धक्का देता है ताकि वो मूव कर पाए। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, लेट्स सपोज दिस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सबके पास क्या है भाई, सबके पास माइनस चार्ज है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इधर मैंने लगाया नेगेटिव चार्ज, इधर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, एंड इधर दे दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दो चीज़ें जो है लगा दिया। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव मैंने लगाया है, कनेक्ट किया है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ये नेगेटिव
चार्ज को सप्लाई देगा। अब इसके पास भी क्या है, नेगेटिव है, इसके पास क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो ये सभी नेगेटिव, इन सभी नेगेटिव को इधर से धक्का देने लगेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ चलने लगेगा एंड उस चीज़ को, उस काम को जो है और भी आसान कर देगा। कौन, ये प्लस। प्लस बोलेगा कि भाई आ जाओ, आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। तो प्लस इसको खींचेगा, ई इसको धक्का देगा। तो ये दोनों मिलके क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में मूव करा रहा है। तो हम लोग इसको कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किए हैं, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ रहा है। अगर ये अप्लाई नहीं किया होता ना तो बढ़ता नहीं आगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यही का यही रह जाता, यही का यही वो परे रह जाता, ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ता। एंड इलेक्ट्रॉन अगर आगे नहीं बढ़ता तो एनर्जी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस काम को कंटिन्यू कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए पीछे क्या होता है, पीछे किसका हाथ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस इसी कंसेप्ट को जो है हमें अब वर्ड में लिख देना है, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल एफोर्ट, EMF इज एन इलेक्ट्रिकल एफोर्ट, एफोर्ट मतलब कोशिश, ठीक है। EMF इज एन इलेक्ट्रिकल एफोर्ट टू ड्रिफ्ट। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट का मतलब भी मूव कराना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हम लोग ड्रिफ्ट कराना कहते हैं, उसको मूव कराने को ही हम लोग ड्रिफ्ट कराना कहते हैं। तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। EMF इज एन इलेक्ट्रिकल एफोर्ट टू ड्रिफ्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ड्रिफ्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन particular direction in a conductor, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर ऐसा होगा, ओके। EMF is an electrical effort to drift the free electrons in one particular direction in a conductor, ओके। बस ये हो गया हमारा डेफिनेशन। या फिर अगर दूसरी तरह से लिखना चाहते हो तो जस्ट यहाँ पे लिख देना द, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के आगे सिर्फ द लिख देना। द इलेक्ट्रिकल एफोर्ट टू ड्रिफ्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसका काम सिर्फ यही होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है EMF, इसका काम यही होता है कि वो करंट को फ्लो कराएगा, करंट को कंटिन्यू कराएगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव कराते रहेगा जब तक इसके पास ऊर्जा है, ठीक है, जब तक इसके पास ताकत है, एबिलिटी है, तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स को धकेलता रहेगा। जब इसके पास पूरा ताकत ख़त्म हो जाएगा तो ये धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज सिंबलाइज बाय E, ठीक है। मतलब इसको हम लोग E से लिखते हैं या फिर डिनोटेड बाय E। तो कैपिटल E का मतलब भी हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एंड SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ E या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, ठीक है, इज वोल्ट, ओके, इज वोल्ट। तो जस्ट रिमेंबर दिस वन। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हमें डेफिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन। कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिए हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे चले जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा नेक्स्ट टर्म? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट।
व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या है भाई इलेक्ट्रिक करंट, समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? करंट का मतलब क्या है? करंट का मतलब है फ्लो, ठीक है। फ्लो हो रहा है मतलब करंट चल रहा है, चाहे वो पानी का करंट हो, चाहे वो पानी का फ्लो हो तो हम लोग उसको करंट ही कहेंगे, ठीक है। चाहे वो हवा का फ्लो हो उसको भी करंट कह सकते हैं। फ्लो होना मतलब करंट होना, करंट, ठीक है। तो करंट को हम लोग और दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। करंट मतलब रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, कितना टाइम में कितना फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट की। तो हम लोग इसको जो है डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, इसको जो है डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने का जो रेट है, हार है, टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज किसके थ्रू फ्लो होगा भाई? वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सारे बातों को हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा डेफिनेशन में, अदरवाइज डेफिनेशन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से डेफिनेशन को हम लोग लिखेंगे ताकि सारे बातें कवर हो जाए। फिलहाल डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, अच्छा स्पेलिंग CUIT होगा, सर्किट, और इन एन मीडियम, ठीक है। अब जो मीडियम होगा वो जनरली कंडक्टर होगा, ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो सकता है। दूसरा कोई तो फ्लो नहीं करेगा ना, जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो तो करंट को फ्लो नहीं करा पाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं ले जा पाएगा, जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को तो नहीं ले पाएगा ना। तो जो मीडियम होगा वहाँ पे वो कंडक्टर होना चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज जा सकता है। तो उस कंडक्टर के थ्रू कितने टाइम में कितना चार्ज जा रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट और इन एन मीडियम, ठीक है, is called electric current, ठीक है, is called इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एंड करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, करंट इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई, ठीक है, कैपिटल आई से जो है हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो कैपिटल आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कैपिटल आई का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो आई इज इक्वल टू क्या होगा फिर, आई इज इक्वल टू, देयरफॉर आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। यही तो है ना, डेफिनेशन तो हमें यही बता रहा है कि कितना टाइम में कितना चार्ज जा रहा है। तो यही होगा आई का फॉर्मूला, एंड यहाँ पे आई का फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं, क्यू होगा ये, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम टी, ठीक है। एंड क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, चार्ज इक्वल टू जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब NE, ठीक है। सो क्यू के बदले में हम लोग लिख सकते हैं NE बाई टी। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं तो फिर ये होगा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब फॉर्मूला भी देख लिया हम लोगों ने,
एंड हम लोगों ने डेफिनेशन भी देख लिया। तो बात करते हैं एसआई यूनिट की। व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सो नाउ हाउ टू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करेंगे? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, करंट तो इज ये होता है भाई एम्पियर, ठीक है, इज एम्पियर, जिसको ए से हम लोग डिनोट करते हैं, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से लिखते हैं। अब 1 एम्पियर इजिकल टू कितना होता है भाई? 1 इजिकल टू होता है कितना? 1 इजिकल टू होता है 1 एम्पियर इजिकल टू कितना होगा? 1। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है भाई? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है बोलो? चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम्ब, 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब किसी भी मीडियम के थ्रू अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा है तो उसका करंट कितना है? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या है? अगर आपको पूछे 1 एम्पियर का मतलब क्या है, तो आप लोग डायरेक्टली ये कहेंगे कि कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा है। इसी रेट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। दिस करंट इज 1 एम्पियर। ओके, सो यहाँ से हम लोग 1 एम्पियर का जो है डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन? ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज सेड टू बी फ्लोइंग, चलो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं 1 एम्पियर का। ए करंट ऑफ 1 एम्पियर is said to be flowing, is said to be flowing, is said to be flowing in the conductor when a current of 1 ampere is said to be flowing through a conductor, through a conductor when 1 coulomb charge is passing any point of conductor in 1 second, in 1 सेकंड। 1 सेकंड में अगर किसी पॉइंट को 1 कूलम्ब चार्ज पार कर जाता है तो उस करंट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर। अब यहाँ से देखो 1 एम्पियर इजिकल टू क्या है भाई? फॉर्मूला क्या है? N इंटू ई बाई टी, ठीक है। तो 1 कूलम्ब मतलब क्या होगा? 1 कूलम्ब मतलब क्या होगा बोलो? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाई 1 सेकेंड। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक कंडक्टर के किसी एक पॉइंट को 1 सेकेंड में अगर इतना इलेक्ट्रॉन पार कर जाता है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन पार हो जाता है 1 सेकेंड में, तो उस करंट को भी हम लोग 1 एम्पियर जो है कह सकते हैं। उस करंट को भी हम लोग 1 एम्पियर क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसके कुछ टाइप्स है, करंट के कुछ टाइप्स है, जस्ट उसको देख लेते हैं 1 बार 2 बार, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ओके,
टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट वन, ठीक है, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, ठीक है। व्हाट अबाउट दूसरा वैरिंग करंट, वैरिंग करंट, ठीक है। एंड जो तीसरा टाइप है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, सो दिस आर द थ्री टाइप ऑफ करंट, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों टाइप के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा करके। तो पहला जो है स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, व्हाट इज स्टेडी करंट, ठीक है। स्टेडी करंट क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डज नॉट चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड स्टेडी करंट। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस करंट को हम लोग कहते हैं स्टेडी करंट। स्टेडी का मतलब बिल्कुल सीधा, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। मतलब एक सेकंड में 1 एम्पियर जाएगा तो 1 एम्पियर ही जाएगा, हर एक सेकंड वो 1 एम्पियर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहला सेकंड में 1 एम्पियर, दूसरे सेकंड में वो हाफ एम्पियर जा रहा है, फिर तीसरे सेकंड में फिर बढ़ गया थोड़ा सा 1.5 एम्पियर जा रहा है, ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट does not change with time is called steady current, ठीक है, is called steady current। नाउ दूसरा बात करते हैं वैरिंग करंट, वैरिंग करंट, ठीक है। व्हाट इज वैरिंग करंट? ये वैरिंग करंट क्या है? वैरिंग का मतलब समझते हैं आप लोग, वैरिंग क्या है? वैरिंग मतलब बदलना। तो जिस करंट का वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ बदलता रहता है उस करंट को हम लोग कहते हैं वैरिंग करंट, ठीक है। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ टाइम, व्हेन द magnitude of current changes with time is called varying current, ठीक है, is called क्या? varying current। अब तीसरा टाइप that is alternating ऑल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है एंड इसका जो डायरेक्शन है वो भी पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम के साथ साथ चेंज होगा इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होगा। मतलब क्या? निर्दिष्ट समय के अंतराल उसका डायरेक्शन चेंज होगा। मान लो कि 1 सेकंड वो सीधा जा रहा है, दूसरे सेकंड वो बैक आ रहा है, ठीक है, तीसरे सेकंड पे वो आगे जाएगा, चौथे सेकंड में पीछे आएगा, ठीक है। निर्दिष्ट समय के अंतराल में वो ऐसा अपना अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है। मैग्नीट्यूड वो टाइम के साथ साथ तो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस तरह के करंट को हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। The current whose magnitude changes
continuously with time and the direction changes and the direction changes periodically. पीरियोडिकली का मतलब क्या है? पीरियोडिकली का मतलब क्या है बोलो? मतलब निर्दिष्ट टाइम बराबर जो है वो चेंज होगा। एक सेकंड में आगे गया, एक सेकंड में पीछे आया, फिर दूसरे सेकंड में आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। हर एक चेंजेस में उसका टाइम सेम लगेगा, ठीक है? तो वो होता है हमारा पीरियोडिकली। द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड द डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं। सारे टॉपिक्स जो हम लोग सीख रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा इंटेंशन के साथ देखिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा। ओके, एंड क्लास को देखने के बाद नोट्स को ज़रूर पढ़ना है रिमेंबर करने के लिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, उसको फिर एक बार पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें जो है रिटेन हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें जो है रिटेन हो जाता है, मतलब दिमाग में घुस जाता है। ओके, तो आपको क्लास शेष होने के बाद इसको जो है पढ़ना भी है। ओके, ठीक है दोस्तों। एंड करंट के बारे में हम लोग आगे जाके और भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके लिए अलग चैप्टर है, स्टेडी करंट, इसको भी पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग ये छोटे छोटे डेफिनेशन को याद कर लीजिए, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड पढ़ाई जो है बराबर करते रहना भाई। ठीक है, चलो, थैंक यू।